जुलाई 2000। पश्चिम अफ्रीका के घने जंगलों पर अभी भी रात की नमी तैर रही है। धुंध पेड़ों के बीच ऐसे फैली है जैसे जंगल अपने भीतर कोई राज छुपाए बैठा हो। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसी कहानी चल रही है जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। एक कहानी 233 भारतीय सैनिकों की, 75 दिनों की घेराबंदी की और एक ऐसे शब्द की जिसे उन्होंने हर कीमत पर कहने से इनकार कर दिया था, सरेंडर। उस सुबह भी कैलाहुन के जंगल में सूरज उगा था, लेकिन वहां फंसे भारतीय सैनिकों के लिए सुबह का मतलब उम्मीद नहीं था। सुबह का मतलब था एक और दिन, एक और परीक्षा, एक और सवाल, क्या हम आज भी जिंदा बचेंगे? 10,000 किलोमीटर दूर भारत में परिवार इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग अखबारों में खबरें ढूंढते थे, कुछ रेडियो से चिपके रहते थे, कुछ मंदिरों में प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें बस इतना पता था कि उनके बेटे, पति या पिता कहीं दूर अफ्रीका के जंगलों में फंसे हुए हैं। लेकिन वहां वास्तव में क्या हो रहा था, ये बहुत कम लोग जानते थे। और इस कहानी को समझने के लिए हमें लौटना होगा उस देश में जहां ये सब शुरू हुआ। सिएरा लियोन, पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा सा देश। नक्शे पर शायद मुश्किल से दिखाई दे, लेकिन उसकी मिट्टी के नीचे ऐसी दौलत दबी थी जिसने उसके लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। हीरे, इतने हीरे कि दुनिया भर की नजरें उस जमीन पर टिक गई। कई बार किसी देश की सबसे बड़ी दौलत ही उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती बन जाती है। सिएरा लियोन के साथ भी यही हुआ। आजादी के बाद भ्रष्टाचार बढ़ता गया, सरकारी संस्थाएं कमजोर होती गई और धीरे धीरे पूरा देश अस्थिरता की तरफ बढ़ने लगा। फिर आया 1991। एक नाम सामने आया, फोडे सांको। उसने रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट यानी RUF नाम का विद्रोही संगठन बनाया। घोषणा की गई कि वे व्यवस्था बदलना चाहते हैं, लेकिन जल्द ही दुनिया को समझ आ गया कि असली लड़ाई सत्ता और हीरों की थी। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा गृह युद्ध जिसने पूरे देश को निगल लिया। गांव जलाए गए, हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। लेकिन सबसे भयावह बात कुछ और थी। RUF केवल लड़ाकों की सेना नहीं थी, उसकी फौज में बच्चे भी थे। ऐसे बच्चे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए था, जो खिलौनों से खेलना चाहिए थे, लेकिन उनके हाथों में किताबों की जगह बंदूकें थी। सिएरा लियोन धीरे धीरे दुनिया के सबसे खतरनाक संघर्ष क्षेत्रों में बदल चुका था। साल बीतते गए, लोग मरते गए और फिर आखिरकार 1999 में शांति की उम्मीद दिखाई दी। लोमे शांति समझौता हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने फैसला किया कि अब समय आ गया है युद्ध रोकने का। UNMISL, यूनाइटेड नेशंस मिशन इन सिएरा लियोन। दुनिया भर से शांति सैनिक भेजे गए, भारत भी उनमें शामिल था। भारतीय सैनिक वहां लड़ाई करने नहीं गए थे, वे वहां लोगों को सुरक्षा देने गए थे, विश्वास लौटाने गए थे, एक टूटे हुए देश को फिर से खड़ा होने का मौका देने गए थे। उन्हीं सैनिकों में शामिल थे मेजर राजपाल पुनिया, 5/8 गोरखा राइफल्स के अधिकारी। उनकी कंपनी कैलाहुन में तैनात की गई थी। कैलाहुन, RUF का गढ़, विद्रोहियों का सबसे मजबूत इलाका, ऐसी जगह जहां हर कदम पर खतरा था। लेकिन महीनों तक भारतीय सैनिकों ने वही किया जिसके लिए वे भेजे गए थे। उन्होंने स्थानीय लोगों से दोस्ती की, उनकी मदद की, उनका भरोसा जीता। धीरे धीरे गांव वालों को लगने लगा कि ये सैनिक किसी विदेशी ताकत के प्रतिनिधि नहीं हैं, ये उनकी सुरक्षा के लिए आए हैं। और शायद यही वजह थी कि कैलाहुन में भारतीय सैनिकों को सम्मान मिलने लगा। लेकिन युद्ध के मैदान में भरोसा भी कभी कभी बहुत नाजुक चीज होता है। और 2 मई 2000 की सुबह सब कुछ बदल गया। उस दिन एक संदेश आया। RUF बातचीत करना चाहता था, निरस्त्रीकरण पर चर्चा करना चाहता था। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, ऐसी बैठकें पहले भी होती रही थी। मेजर पुनिया और कुछ अन्य अधिकारी बातचीत के लिए निकले
उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे एक जाल की तरफ बढ़ रहे हैं। टाउन हॉल पहुंचते ही माहौल बदल गया। बातचीत शुरू होने से पहले ही हथियारबंद विद्रोहियों ने उन्हें घेर लिया। कुछ ही मिनटों में सच्चाई सामने थी। ये बातचीत नहीं थी, ये एक साजिश थी। भारतीय अधिकारियों से कहा गया, अपने हथियार डाल दो, समर्पण कर दो। और तभी इतिहास ने एक छोटा सा पल देखा, जिसने आगे आने वाले 75 दिनों को परिभाषित कर दिया। जवाब था नहीं, सिर्फ एक शब्द। लेकिन कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां एक ही शब्द से शुरू होती है। उस दिन के बाद कैलाहन बदल गया। अब ये शांति मिशन का एक ठिकाना नहीं था, अब ये एक घिरा हुआ किला था। चारों तरफ आरयूएफ के हथियारबंद लड़ाके थे। हर रास्ते पर उनकी निगरानी थी। जंगल के भीतर जाने वाला हर मार्ग बंद कर दिया गया था। और भारतीय सैनिकों के लिए दुनिया अचानक बहुत छोटी हो गई थी। कुछ बंकर, कुछ इमारतें, कुछ हथियार और 233 जिंदगियां। घेराबंदी शुरू हो चुकी थी। पहले कुछ दिन उम्मीद के सहारे गुजरे। जवानों को भरोसा था कि हालात जल्दी सुधर जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र कुछ करेगा, बातचीत सफल होगी या फिर मदद पहुंच जाएगी। लेकिन दिन बीतते गए और कुछ नहीं बदला। फिर हफ्ते बीतने लगे। स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती गई। राशन कम होने लगा, ईंधन सीमित था, दवाइयां घट रही थी और सबसे बड़ी समस्या थी अनिश्चितता। युद्ध में दुश्मन दिखाई दे तो उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन अनिश्चितता, वो हर दिन आपके मन पर हमला करती है। सुबह उठते ही पहला सवाल होता, आज क्या होगा? रात को सोते समय आखिरी सवाल भी वही होता, कल क्या होगा? कैलाहन में हर दिन अब पिछले दिन से थोड़ा कठिन था। लेकिन भारतीय सैनिकों के सामने सिर्फ भूख या थकान की चुनौती नहीं थी। उनके सामने एक और दबाव था। आरयूएफ बार बार एक ही बात कह रहा था, हथियार डाल दो, समर्पण कर दो और सब खत्म हो जाएगा। दुनिया के कई अन्य शांति सैनिक पहले ही झुक चुके थे। कई जगह संयुक्त राष्ट्र की टुकड़ियों से हथियार ले लिए गए थे। कुछ सैनिकों ने अपनी वर्दियां तक उतार दी थी। लेकिन भारतीय सैनिकों ने वही जवाब दोहराया, नहीं, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ हथियारों का सवाल नहीं था, यह सम्मान का सवाल था। ये उस वर्दी का सवाल था जिसे पहनकर वे भारत से निकले थे। दिन बीतते गए, बारिश लगातार होती रही। जंगल की मिट्टी दलदल बन चुकी थी। कपड़े हमेशा गीले रहते, बंकरों में नमी भरी रहती। मच्छर और बीमारियां एक अलग दुश्मन बन चुके थे। लेकिन इसके बावजूद जवान अपनी पोस्ट नहीं छोड़ते थे। रात दर रात पहरा जारी रहा, क्योंकि उन्हें पता था, अगर सतर्कता टूटी तो सब कुछ टूट सकता है। इन कठिन दिनों में एक आदमी पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, मेजर राजपाल पूनिया। एक कमांडर के रूप में उन्हें केवल अपनी जान की चिंता नहीं करनी थी, उन्हें 233 सैनिकों की उम्मीद बनकर खड़ा रहना था। जवान उनकी तरफ देखते थे, उनकी बातों में भरोसा खोजते थे, उनके चेहरे से अंदाजा लगाने की कोशिश करते थे कि हालात कितने गंभीर हैं। और इसलिए चाहे भीतर कितना भी तनाव क्यों न हो, मेजर पूनिया को मजबूत दिखना पड़ता था। हर दिन, हर परिस्थिति में। लेकिन हर सैनिक की तरह वह भी इंसान थे। उनके भी परिवार था, उनके भी डर थे, उनके भी सपने थे। एक रात कैलाहन के उसी घिरे हुए कैंप में बाहर जंगल पर अंधेरा छाया हुआ था। दूर कहीं किसी हथियार की आवाज सुनाई दे रही थी और बंकर के भीतर मोमबत्ती की हल्की रोशनी जल रही थी। उसी रोशनी में मेजर पूनिया एक चिट्ठी लिख रहे थे, अपनी पत्नी के नाम। शायद ये जानते हुए कि हो सकता है ये चिट्ठी कभी भेजी ही न जा सके। हो सकता है ये उनके जीवन का आखिरी संदेश बन जाए। लेकिन उस चिट्ठी में डर नहीं था, उसमें एक संकल्प था, एक वादा था। उन्होंने लिखा, उन्हें विश्वास है कि उनके जवान भारत लौटेंगे, हर हाल में। और अगर उस वापसी की कीमत उनकी अपनी जान हुई, तो वो कीमत भी मंजूर है,
क्योंकि एक चीज ऐसी थी जिसे वे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते थे, सम्मान। बाद में उन्होंने लिखा, सरेंडर एक ऐसा शब्द है जो भारतीय सेना की वर्दी पहनते ही वर्जित हो जाता है। यह केवल एक वाक्य नहीं था, ये उन 233 सैनिकों की मानसिकता थी, उनकी पहचान थी, उनकी लड़ाई थी। लेकिन कैलाहन में समय लगातार बीत रहा था और हर बीतते दिन के साथ एक सवाल और बड़ा होता जा रहा था। अगर बातचीत नाकाम रही तो क्या होगा? क्या कोई आएगा? क्या भारत अपने सैनिकों को निकाल पाएगा? या फिर कैलाहन का यह जंगल उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगा? उसी समय 10,000 किलोमीटर दूर दिल्ली में कुछ लोग नक्शों पर झुके हुए थे। फाइलें खुल रही थी, बैठकें चल रही थी और एक ऐसी योजना जन्म ले रही थी जो आने वाले दिनों में भारतीय सेना के इतिहास का हिस्सा बनने वाली थी। उस योजना का नाम था ऑपरेशन खुखरी। दिल्ली, भारतीय सेना मुख्यालय। हजारों किलोमीटर दूर बैठे अधिकारियों के सामने नक्शे फैले हुए थे, लेकिन समस्या ये थी कि जिन इलाकों में उनके सैनिक फंसे थे, उनके सही नक्शे किसी के पास नहीं थे। कैलाहन का जंगल, घने पेड़, कीचड़ भरे रास्ते, टूटी हुई सड़कें और हर मोड़ पर छिपे विद्रोही। ये कोई साधारण सैन्य अभियान नहीं था। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें जरा सी गलती 233 भारतीय सैनिकों की जान ले सकती थी। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति का विश्लेषण कर रहे थे। उनमें एक नाम था जनरल जे सिंह, उस समय मिलिट्री ऑपरेशंस के अतिरिक्त महानिदेशक। उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, अपने सैनिकों को घर वापस लाना। लेकिन सवाल यह था, कैसे? बातचीत महीनों से चल रही थी, संयुक्त राष्ट्र प्रयास कर रहा था, कूटनीति अपना काम कर रही थी, लेकिन कैलाहन में फंसे सैनिकों के लिए समय लगातार कम होता जा रहा था। आखिरकार निर्णय लिया गया, अब केवल बातचीत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अब कार्रवाई होगी। एक सैन्य अभियान, एक ऐसा अभियान जो दुश्मन के घेरे को तोड़कर सैनिकों को बाहर निकालेगा। नाम रखा गया ऑपरेशन खुखरी, गोरखा सैनिकों की उस पारंपरिक तलवार के नाम पर जो साहस और संकल्प का प्रतीक मानी जाती है। योजना बेहद जटिल थी, क्योंकि यह सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था, यह एक युद्ध अभियान भी था। उद्देश्य साफ था, कैलाहन का घेरा तोड़ना, फंसे हुए सैनिकों को निकालना और दुश्मन को पीछे धकेलना। लेकिन इसे अंजाम देना आसान नहीं था। सिएरा लियोन का भूगोल खुद एक दुश्मन था। सड़कें लगभग न के बराबर थी, बारिश लगातार हो रही थी और विद्रोहियों को इलाके की पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद तैयारियां शुरू हो गई। विशेष बलों को सक्रिय किया गया, घातक प्लाटून तैयार की गई, अतिरिक्त सैनिकों को अफ्रीका भेजा गया, हेलीकॉप्टर जुटाए गए, संचार नेटवर्क तैयार किए गए और हर चरण को बेहद गोपनीय रखा गया। इतनी गोपनीयता कि कुछ संदेश मलयालम भाषा में भेजे गए, ताकि अगर दुश्मन उन्हें सुन भी ले तो समझ न सके। जुलाई 2000, अब सब कुछ तैयार था। कई दिनों से जिन सैनिकों का इंतजार हो रहा था, वे अब रास्ते में थे, लेकिन कैलाहन में बैठे जवानों को अभी भी पूरी जानकारी नहीं थी। उन्हें केवल इतना पता था कि कहीं न कहीं भारत उनके लिए कुछ कर रहा है। और फिर वो सुबह आ गई, 15 जुलाई 2000। सुबह के लगभग 6 बजे जंगल के ऊपर आसमान अभी भी धुंधला था। बारिश रुक रुक कर हो रही थी, पेड़ों के ऊपर बादल झुके हुए थे और इसी मौसम के बीच हेलीकॉप्टरों की आवाज गूंजनी शुरू हुई। पहले दूर, फिर थोड़ी पास, फिर और पास, और अचानक पूरा जंगल उनकी गड़गड़ाहट से भर गया। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। ब्रिटिश चिनूक हेलीकॉप्टर आकाश में दिखाई दिए। विशेष बलों की टुकड़ियां उतरने लगी। ऊपर से हमला करने वाले हेलीकॉप्टर कवर दे रहे थे। नीचे जमीन पर भारतीय सैनिक आगे बढ़ रहे थे। रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन, ग्रेनेड लॉन्चर,
हर हथियार अब सक्रिय था। 75 दिनों का इंतजार अब कार्रवाई में बदल चुका था। घेराबंदी में फंसे सैनिकों को संकेत मिल चुका था, मदद आ गई है। कैलाहन के भीतर भारतीय सैनिक तुरंत हरकत में आ गए। बंकरों से निकलकर वे तय की गई पोजीशनों की ओर बढ़ने लगे। इंजीनियरिंग टीमों ने काम शुरू कर दिया। जहां रास्ता नहीं था वहां रास्ता बनाया गया, जहां पुल नहीं था वहां अस्थायी पुल खड़ा किया गया। और यह सब उस समय हो रहा था जब आसपास गोलियों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। हर मिनट महत्वपूर्ण था, हर सेकंड की कीमत थी, क्योंकि दुश्मन अब समझ चुका था भारतीय सैनिक निकलने की कोशिश कर रहे हैं और वह उन्हें रोकना चाहता था। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल चुकी थी। 75 दिनों से घिरे सैनिक अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहे थे, अब वे आगे बढ़ रहे थे। अब पहल उनके हाथ में थी। अब लड़ाई की दिशा बदल चुकी थी। बारिश, कीचड़ और गोलियों के बीच कॉलम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। एक एक बाधा पार की गई, एक एक मोर्चा पीछे छोड़ा गया। और फिर घंटों की कठिन लड़ाई के बाद कैलाहन का घेरा टूटने लगा। 75 दिनों से बंद पड़ा रास्ता आखिर खुल रहा था। और पहली बार कई सैनिकों को महसूस हुआ कि शायद वे सचमुच घर लौट पाएंगे। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है, और ऑपरेशन खुकरी भी इसका अपवाद नहीं था। जब भारतीय सैनिक घेरा तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब हर मोड़ पर खतरा मौजूद था। जंगल अभी भी दुश्मन के नियंत्रण वाले इलाकों से घिरा हुआ था। हर झाड़ी के पीछे हमला हो सकता था, हर मोड़ पर घात लगाई जा सकती थी। लेकिन अब पीछे लौटने का सवाल नहीं था। 233 भारतीय सैनिक आगे बढ़ रहे थे, और उनके साथ चल रहा था 75 दिनों का संकल्प। गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे थे, जमीन पर सैनिक रास्ता बना रहे थे। और इसी संघर्ष के बीच एक भारतीय सैनिक ने अपने कर्तव्य की अंतिम कीमत चुकाई। हवलदार कृष्ण कुमार। जब अभियान अपने निर्णायक चरण में था, तब उन्होंने असाधारण साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपने साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुश्मन का सामना किया। कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ऑपरेशन खुकरी की सफलता की कहानी जब भी सुनाई जाती है, उसमें ये नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि उस दिन 233 में से 232 सैनिक घर लौटे थे, और एक सैनिक अपनी अमर कहानी छोड़ गया था। लेकिन उसी बलिदान ने बाकी साथियों को जीवन दिया, और अंततः वो पल आ गया जिसका इंतजार पूरे 75 दिनों से किया जा रहा था। घेरा टूट चुका था, रास्ता खुल चुका था। भारतीय सैनिक सुरक्षित क्षेत्र की ओर बढ़ चुके थे, थके हुए, कमजोर, लेकिन अड़ेग। उन्होंने सिर्फ जीवित रहने की लड़ाई नहीं जीती थी, उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा की थी। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया था कि भारतीय सैनिकों का मनोबल घेराबंदी से नहीं टूटता। जब वे दारू पहुंचे, तो उनका स्वागत किसी विजेता सेना की तरह हुआ, क्योंकि ये केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, ये एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जिसे पूरी दुनिया ने सुना। आरयूएफ, जिसे लंबे समय तक अजेय माना जाता था, उसे पहली बार इतनी बड़ी चुनौती मिली थी। और इस अभियान ने साबित कर दिया था कि अनुशासन, प्रशिक्षण और नेतृत्व मिलकर असंभव दिखने वाली परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा युद्ध नहीं था, बल्कि वो सवाल था जो मेजर राजपाल पूनिया के मन में वर्षों तक रहा।